सो टाटा मोटर का स्टॉक अपने 52 वीक लो से अब 30% तक रिकवर कर चुका है। इतना ही नहीं, ये अपने प्रीवियस मंथली हाई के ऊपर में एक वीकली क्लोजिंग भी दे चुका है। बट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर हियर इज कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट जो 16 मई को अनाउंस हो गए, वहां पे एक डी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट इन दिस स्टॉक, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाटा मोटर्स के ऊपर मेरा एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो को कभी भी 3 सेगमेंट में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं ब्रीफ में। सेकंड, वी विल डू द फंडामेंटल एंड द वैल्यूएशन एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी एंड फाइनली हम मेरा फेवरेट टेक्निकल दैट इज चार्ट एनालिसिस करेंगे। क्योंकि ये एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो है, इसलिए हम टाटा मोटर्स के पूरे बिजनेस को इन डेप्थ में नहीं जानेंगे, बस करंट सिनेरियो में कुछ प्रोज एंड कॉन्स का एनालिसिस करेंगे। अगर आपको इस कंपनी का फुल डिटेल बिजनेस एनालिसिस करना है तो नो योर कंपनी सीरीज में मैं इसे जरूर इंक्लूड करूंगा। फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस इन द बिजनेस एनालिसिस सेगमेंट। मोटा मोटी टाटा मोटर के पास में 3 रेवेन्यू सेगमेंट्स है। एक है इसका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, फिर इसका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और एक आता है जेएलआर बिजनेस। अब इस बिजनेस एनालिसिस सेगमेंट में मैं ना कुछ करंट सिनेरियो के हिसाब से प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट आपके लिए जॉट डाउन कर देता हूं, बिकॉज फंडामेंटली एवरीवन नोज कि टाटा मोटर एक बहुत अच्छी कंपनी है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो इस कंपनी को मिलता है वो है इसका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक मार्केट डोमिनेंस। टोटल कमर्शियल व्हीकल स्पेस में 38% मार्केट शेयर है इस कंपनी का। टाटा मोटर का नेक्स्ट डोमिनेंस आता है ईवी सेगमेंट में, जहां 60% तक का मार्केट शेयर है इसके पास, और ये न्यू ईवीज भी लॉन्च करने वाला है टू कंटिन्यू दिस मोमेंटम ऑफ डोमिनेंस। थर्ड पॉजिटिव साइन जो इस बिजनेस में यह है जेएलआर बिजनेस का रिवाइवल। इसकी करीबन 2 लाख यूनिट्स की ऑर्डर बुक तैयार है और जेएलआर बिजनेस में मार्जिन भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट प्रो जो इस कंपनी के फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है कि कंपनी ने अपने डेट को बहुत ब्यूटीफुली रिड्यूस किया है। स्पेशली जेएलआर बिजनेस इंडिया में तो अब नेट डेट फ्री हो चुका है एंड इट हैज टर्न्ड कैश पॉजिटिव। इन्वेस्टर्स एग्जैक्टली इसी चीज का इंतजार करते हैं। नेक्स्ट प्रो है इसका रोबस्ट प्रोडक्ट पाइपलाइन। आने वाले 1 से 2 साल में मल्टीपल नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाली है ये कंपनी, जो अलग अलग तबके के लोगों को केटर करेगा। एंड फाइनली एक प्रो जो एक टेम्पररी फैक्टर है कि गवर्नमेंट अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वैसे भी प्रमोट कर रहा है, हेंस जो सब्सिडीज मिलती है वो सेल्स को बूस्ट करती है। चलिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं। सबसे पहला सप्लाई चेन का इशू। जेएलआर बिजनेस में सेमीकंडक्टर्स पे बहुत डिपेंडेंस होती है और ईवी में भी सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंस होती है, और इस सेमीकंडक्टर्स का डिमांड सप्लाई चेन अभी तक स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ है, हेंस दिस विल रिमेन अ साइन ऑफ कंसर्न। अगला कॉन या फिर अगली चीज जो हमें कंसीडर करनी पड़ेगी वो है राइजिंग कंपटीशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल में महिंद्रा कंपटीशन दे रहा है और कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड कंपटीशन दे रहा है। ऑल्दो ये कंपटीशन हमेशा से रहा है मार्केट में, बट वी स्टिल नीड टू कंसीडर दिस। थर्ड कॉन, चाइना मार्केट में वीकनेस। जेएलआर की डिमांड चाइना में बहुत रिड्यूस हो रही है क्योंकि वहां पे तो बीवाईडी से बहुत अच्छा कंपटीशन वैसे भी मिलता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलो या कमर्शियल व्हीकल, चाइना मार्केट में टाटा मोटर्स को हर जगह दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। कॉन्स में कुछ मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स भी इन्हें फेस करना पड़ेगा, जैसे करंट सिनेरियो जो वॉर लाइक चल रहा है, प्लस ट्रेड वॉर जो है वो खत्म नहीं हुआ है। ये जो ट्रंप का चाइना के साथ में जो टैरिफ का वॉर चल रहा है और इंडिया के ऊपर में भी टैरिफ जो इंपोज पे 90 डे का पॉज लगा है, वो कभी ना कभी तो इंप्लीमेंट हो गई। एंड टाटा मोटर इंडिया की वो कंपनी है जो एक्सपोर्ट पे भी बिजनेस करती है, हेंस हाउ डज इंडिया मैनेज बोथ द सिचुएशंस, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और यही ट्रेड वॉर टाटा मोटर्स को एक जियोपॉलिटिकल रिस्क से भी एक्सपोज करता है। बेसिकली मैनेजमेंट को भी तो आज नहीं पता है ना कि क्या दाम पे आगे चल के अमेरिका में या फिर दूसरी कंट्रीज में हमारी सेल्स होने वाली है। प्लस इट्स नॉट ओनली अबाउट सेल्स, कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली ऑटो सेक्टर में आप ये चीज ध्यान रखो, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो सिर्फ इंडिया में ही या फिर सिर्फ एक ही कंट्री में पूरा माल बनाती हो। कहीं ना कहीं से उसे कोई ना कोई कंपोनेंट इंपोर्ट करना ही पड़ता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, स्पेयर पार्ट्स हो, मेटल्स हो या फिर उसका ओवरऑल चेन। बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोज एंड कॉन्स, द वन थिंग दैट आई कैन कंक्लूड इज कि टाटा मोटर्स फंडामेंटली इज इंप्रूविंग एंड इज बिकमिंग इवन मोर बेटर। मैनेजमेंट का कोई शॉर्ट टर्म व्यू कभी होता ही नहीं है। इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी एंड इट विल रिमेन इन स्टॉक मार्केट फॉर ईयर्स। ये था कुछ बिजनेस मॉडल एंड प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर में मेरा कमेंट्री। लेट अस नाउ मूव टू द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ टाटा मोटर्स। ऑलराइट, तो जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि फंडामेंटल्स के बेसिस पे मैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पे चेक कर रहा हूं। आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स का रेवेन्यू जो है वो मार्च 2024 जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ऑल टाइम हाई पे था, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को या फिर कभी भी अपनी जनता को यही बोलूंगा, कोई भी कंपनी अगर लेटेस्ट टाइम पे ऑल टाइम हाई रेवेन्यू एंड ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिखाती है तो फंडामेंटली अच्छी ही मानी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेवेन्यू कब बढ़ता है? जब रियल मार्केट में सेल्स इंक्रीज होती है, जब रियल मार्केट में डिमांड इंक्रीज होती है उस कंपनी के प्रोडक्ट
या सर्विस की, हेंस ये एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो बढ़िया ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, सो बढ़िया चीज है ये भी। अब मेरे को आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखानी है, ये देखिए 2021 में इस कंपनी का इंटरेस्ट कंपोनेंट, बेसिकली अगर आप लोन लेते हो तो बैलेंस शीट में आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट चेक करना पड़ता है। आपने कुछ प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट का काफी हिस्सा आपको ब्याज में देना पड़ता है, तो जितना कम ब्याज देना पड़ेगा उतना ज्यादा कंपनी अपने एक्सपेंशन पे इन्वेस्ट कर पाएगी। सो टाटा मोटर्स ने फिर ब्याज दर आप देख सकते हो, पहले 8,000 करोड़ का ब्याज देना पड़ता था, फिर ये बढ़ के 9 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर कम होते होते ये वापस 2021 एंड इनफैक्ट उससे नीचे के लेवल पे आ गया है। दिस मींस कि कंपनी नोज एंड केयर्स अबाउट द बैलेंस शीट एंड द बुक वैल्यू। अगर कोई कंपनी अपने बुक्स को हाइजीनिक वे से मेंटेन करना जानती है तो वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए ही तो कर रही है। ऑफ कोर्स इससे उनका भी फायदा होता है, उनके पास भी कैश ज्यादा बचेगा अगली बार के अगले सेल से, बट इट इज अ वेरी गुड फंडामेंटल साइन। बट यहाँ पे एक साइन ऑफ कंसर्न भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अगर हम जाए ना, तो यू कैन सी कि क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे मार्च 2024 के सेल्स जो है ना, वो जून, सितंबर एंड दिसंबर तीनों ही क्वार्टर में मैच ही नहीं हुए। बेसिकली सेल्स ग्रोथ मीडियम टर्म बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही है और अगला एक्सपेक्टेड अर्निंग जो है वो भी इतना ही पुअर रहेगा। तो होता क्या है कि कंपनी ना बिजनेस साइकिल का पार्ट होती है। तो अभी इंडिया में इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा हाई पे था, जब इसी दौर की हम बात कर रहे हैं, इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत हाई पे था और रेपो रेट भी पिछले साल के अगर इनिशियल पार्ट को आप देखोगे तो बहुत हाई था, विच मींस कि कंज्यूमर्स आर नॉट विलिंग टू स्पेंड एंड अल्टीमेटली टाटा मोटर के ऊपर में यही एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिला हमें। शेयर प्राइस भी इसीलिए गिरा क्योंकि कंपनी अपनी अर्निंग्स नहीं बढ़ा पा रही है। तो अब क्या ये कंपनी फ्यूचर में अपनी अर्निंग बढ़ा पाएगी? बिजनेस प्लान के हिसाब से तो लगता है कि हाँ बढ़ा पाएगी, बट आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको लगता है मैनेजमेंट में इतनी कैपेसिटी है। नेक्स्ट चीज जो हम इसका एनालिसिस करेंगे वो है इसका वैल्यूएशन। आप देख सकते हो कि 3 ईयर दैट इज अ मीडियम टाइम फ्रेम, बेसिकली इसमें स्टॉक इज फेयरली वैल्यूड। देखो एक ऐसा समय था, जैसे कि आप जानते ही होंगे, ये सितंबर अक्टूबर का जो ये मंथ था जहां से स्टॉक गिरने लगा था, द स्टॉक वाज क्लियरली ओवर वैल्यूड। तो स्टॉक क्यों गिरा ये कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स ओवर वैल्यूड है तो लोग तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही ना। बट नाउ द स्टोरी हैज चेंज। गिरते गिरते स्टॉक में बहुत ज्यादा करेक्शन आया, जिसको मैं टेक्निकल्स में दिखाता हूं आपको, बट स्टॉक गिरते गिरते अंडर वैल्यूड हो गया और अब वो अपने फेयर वैल्यूएशन जोन पे। जिन्हें भी लगता है कि भाई टाटा मोटर्स एक लॉन्ग टर्म कंपनी है, तो एक सिंपल सा एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या होता है कि आप अंडर वैल्यूड होने पे खरीदो। ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स 12 महीने ओवर वैल्यूड रहेगा और कभी नीचे नहीं आएगा। जो टाटा मोटर के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है सबको पता है कि स्टॉक ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। तो व्हेन टू कलेक्ट इज नाउ वेरी स्मार्ट मूव, राइट? सो सिंपली जब स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है या फिर फेयरली वैल्यूड होता है, इट्स अ गुड टाइम टू कलेक्ट दिस स्टॉक। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज व्हाट अ लॉजिकल रिसर्च एनालिस्ट वुड पर्कुलेट टू देयर ऑडियंस। चलिए विद दैट सेड लेट अस नाउ मूव टू द टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, बाय द वे, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन आई से कि भाई अगला क्वार्टरली रिजल्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी वेरी गुड, या फिर ये वैल्यूएशन एंड टेक्निकल एनालिसिस की मदद से बाइंग और सेलिंग डिसीजन कैसे लेने हैं, सो आई कैन हेल्प यू विद दैट। आई हैव डिजाइन्ड अ वेरी एफिशिएंट कोर्स ऑफ नियरली 2 आवर्स, जिसमें आप 6 डिफरेंट एनालिसिस के बेसिस पे बाइंग और सेलिंग डिसीजन ले सकते हो। बेसिकली हम 6 एनालिसिस के बेसिस पे किसी भी स्टॉक को स्कोर करते हैं। अगर उस स्टॉक का स्कोर 4 या उससे ऊपर आता है तो हम उसे परचेस करते हैं, अदरवाइज वी लेट इट गो। इस कोर्स का फीडबैक बहुत अमेजिंग रहा है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। यूज कीजिए कूपन कोड LEARN टू गेट इंस्टेंट 1000 रुपीज डिस्काउंट। द लिंक इज इन द description and you can also scan this QR code. Alright, in order to comply with the SEBI norms, क्योंकि मैं एक एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर हूं और मैं चाहता भी हूं कि मेरी ऑडियंस जनरली सीखे और फिर इन्वेस्टिंग करे, तो टू फॉलो दोज नॉर्म मैं आपको लेटेस्ट 3 महीनों का चार्ट नहीं दिखाऊंगा। वॉट एवर एनालिसिस वी विल डू वो हम लोग फेब महीने तक के चार्ट पे देखेंगे, बट अल्टीमेटली अगर कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आपको यूज करना होता है तो 3 महीने से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। सो आप मेरे स्क्रीन पे जो चार्ट देख सकते हो, इसमें मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखिए, कभी भी किसी लॉन्ग टर्म स्टॉक का टारगेट निकालना होता है ना, तो हम डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन ये स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। ये कोई फंडामेंटल नहीं, एक टेक्निकल स्ट्रैटेजी होती है। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, ये पूरा जो डेप्थ है एकदम लो से लेके स्विंग हाई तक का, 2015 का जो हाई था वहां से लेके जो कंसोलिडेशन हुआ था ना, राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल, डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन, जो बोलना है आप इसे बोल सकते हो। तो इस फेनोमेनन के बेसिस पे डेप्थ मेजर करके वी जस्ट नीड टू सिंपली प्लॉट इट ओवर द प्रीवियस ऑल टाइम हाई। तो एज सून एज वी डू दिस हमको एक इंपॉर्टेंट लेवल मिलता है। अब आप फ्यूचर में देखिए कि स्टॉक कैसे ब्यूटीफुली इसी लेवल पे आके गिरा है, राइट? सो ये आपको कन्विक्शन देता है कि भाई प्राइस एक्शन जेन्युइनली काम करता है, ये कोई बस यूं ही ड्राइंग करने का टूल नहीं है। बट व्हाट इज द प्राइस एक्शन और द टेक्निकल एनालिसिस टेलिंग अबाउट टाटा मोटर स्टॉक नाउ? इसको आप समझो। देखो, स्टॉक अपना ओवर वैल्यूड जोन था, जो आपने मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो में पिछले वैल्यूएशन एनालिसिस में भी देखा था। तो जून से लेकर सितंबर तक के स्टॉक अपने ओवर वैल्यूड कैटेगरी में था। वहां से फिर धड़ाम से स्टॉक गिरते गिरते आया अपना, लेट अस सी कि ये लेवल्स, यस, यहां तक का मैं आपको चार्ट दिखा सकता हूं। सो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से गिरते गिरते इनफैक्ट 40 क्या इनफैक्ट 50% तक भी गिर गया था। अपना 560 वगैरह का कुछ लो लगाया था इस स्टॉक ने। सो द प्रॉब्लम विद दिस स्टॉक वाज कि भाई मार्केट में सेल्स
कम हो रही थी, स्टॉक भी ओवर वैल्यू था, तो नेचुरली स्टॉक को कोई बायर्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स अच्छा अच्छा बोल के या टमाटर मजेदार बोल के टाटा मोटर को बिकवाया जाएगा। बट दिस इज नॉट द राइट वे टू टेक अ बाइंग डिसीजन, राइट? आप पिछले सेगमेंट में समझ गए थे कि टाटा मोटर को खरीदना कब चाहिए, जब वो अंडर वैल्यूड होता है। तो इसी चीज के चलते वो स्टॉक गिरते गिरते आया। बट अगर आप लेटेस्ट सिनेरियो को अगर देखोगे ना उसका, सो द स्टॉक इज नाउ शोइंग सम रिवर्सल साइन। बट इवन इफ वी डोंट गेट इन्वॉल्व इन द लेटेस्ट चार्ट, मैं आपको ये चीज दिखा दूं कि देखो, ये जो प्राइस बैंड था 2015 का, जो 600 रुपए का प्राइस था, राइट, ये 10 साल पुराना प्राइस बैंड था। तो क्या कंपनी की सेल्स इस दौरान से आज तक इंक्रीज हुई है? सबसे पहले ये चेक कर लो। देखो 2015 में इस कंपनी का नेट सेल्स कितना था भाई? 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का था। आज इस कंपनी का नेट सेल्स कितना है? डबल हो चुका है क्या? व्हाट अबाउट द प्रॉफिट? पहले 11,000 करोड़ का कुछ प्रॉफिट आता था, अब ये प्रॉफिट लगभग 3x हो चुका है, राइट? सो जब कंपनी सेम दाम पे मिल रही है, बट सेम प्राइस एज इन 600 रुपए का ही प्राइस था, राइट? जब सेम दाम पे मिल रही है बट अर्निंग्स एंड सेल्स एंड रेवेन्यू डबल ट्रिपल हो चुके हैं, दैट इज व्हाट एक इन्वेस्टर को यही तो एनालिसिस करना होता है, राइट? व्हाट एल्स डू वी नीड कि भाई कंपनी के शेयर प्राइस में कोई अप्रिसिएशन नहीं हुआ बट सेल्स डबल ट्रिपल हो गई। सो दिस इज वेयर अ स्टॉक बिकम्स अंडर वैल्यूड। सो चलो, इवन इफ यू हैव मिस्ड बाइंग एट दिस लेवल, एक और चीज आपको समझनी होती है। जैसे हमने ये टारगेट अभी प्लॉट किया था, राइट, कि डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन जो टारगेट प्लॉट किया था, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि टाटा मोटर का लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है? सिंपली जो अभी हाई से लेके अभी का जो लो बना था उसकी डेप्थ मेजर करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो टेक्निकल लेवल निकल के आते हैं ना, दोज आर लाइक 1500 से लेके 1700 के लेवल्स। क्या ये स्टॉक वहां पे जाएगा? 100% यस। कब जाएगा? नोबडी कैन टेल। स्टॉक मार्केट में एक टारगेट टेक्निकल्स के बेसिस पे कैलकुलेट किए जा सकते हैं, बट टाइमिंग कोई नहीं बता सकता। यही सेम चीज आपको भी एक स्किल फॉर्म में सीखनी चाहिए। सो देखो, टाटा मोटर्स के लिए इंपॉर्टेंट टारगेट लेवल्स जो लॉन्ग टर्म टारगेट लेवल होते हैं, देखो तो इमीडिएट टारगेट वुड बी द प्रीवियस ऑल टाइम हाई। 1100 का प्राइस इज अ वेरी गुड सेलिंग पॉइंट, ऑलरेडी उसमें 100% के रिटर्न्स भी आपको दिख जाएंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको कोई घाई नहीं है भी कि चलो 2 साल 1 साल 3 साल मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई एम इन फॉर द लॉन्ग रन, राइट? जो पैसा डबल ट्रिपल 4x करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए लॉन्ग टर्म टारगेट आपको कभी भी अपने स्टॉक का पता होना चाहिए। 1-2 महीने की वॉलेटिलिटी, छोटे मोटे वॉर्स, ये सारी चीजें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फर्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वैल्यूएशन चेक करता है। जब जब मेरा स्टॉक अंडर वैल्यूड रहेगा, आई विल कलेक्ट इट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट बेसिकली डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन मेजर किया और उसे अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर प्लॉट कर लिया, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि भाई 1700 के लेवल एंड 1500 के लेवल आर कंप्लीटली ऑन। तो ये था टाटा मोटर के स्टॉक के ऊपर पूरा एक डिटेल एनालिसिस वीडियो। हमने इसके फंडामेंटल्स चेक किए, कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखे एंड फाइनली टेक्निकल्स के बेसिस पे फ्यूचर टारगेट कैलकुलेट किया। प्लीज नोट, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं, लेकिन मैंने बाइंग एंड सेलिंग टिप्स देने के लिए कोई लाइसेंस नहीं एक्वायर किया है। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना ओपिनियन जरूर बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन से 6 चेक की डिस्काउंटेड लिंक को भी पिकअप कर लेना। नेक्स्ट कौन से स्टॉक के ऊपर आप एनालिसिस चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।